जैसे ही दोनों न्यूरल लिंक्स अलग हुए, उसके सिर में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। दर्द से उसकी सांस अटक गई। जिंदगी में एरिक ने इससे बदतर कुछ कभी महसूस नहीं किया था। नजरें डगमगाने लगीं। वह लगभग बिस्तर से गिर ही पड़ा था, लेकिन आखिरी पल में खुद को संभाल लिया। फर्श पर डहने से ठीक पहले वह दर्द कम से कम 1 घंटे तक बना रहा, फिर धीरे धीरे घटने लगा। लेकिन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी। असली काम अब भी बाकी था, पावर्स को मर्ज करना। जब तक ये नहीं होता, पूरा प्रोसीजर अधूरा माना जाता। लाइलरहैड्स डीएनए और बुश हेजहॉग्स डीएनए सफलतापूर्वक मर्ज हो चुके थे। कुल डीएनए पॉइंट्स 1740 उपयोग किए गए डीएनए पॉइंट्स। 200 ब्रेन क्रिस्टल पावर मर्जिंग प्रोसीजर शुरू हो चुका था। सुझाव दिया गया था कि यूजर बिस्तर पर लेटा रहे। इसके बाद सब कुछ अपेक्षाकृत आसान रहा। एरिक को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। वह चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठा रहा, मर्ज के खत्म होने का इंतजार करता हुआ। पूरी प्रक्रिया में 2 और घंटे लगे, बिना किसी रुकावट या समस्या के। और फिर अंत में उसके दिमाग के अंदर एक नोटिफिकेशन गूंज उठी। प्रोसेस कंप्लीट, न्यू पावर अनलॉक्ड, पॉइजनस एस्ट्रल वुल्फ बाइट। सिस्टम ने बस इतना ही बताया, पॉइजनस एस्ट्रल वुल्फ बाइट। एरिक पूरी तरह से नहीं जान सकता था कि यह पावर असल में क्या करेगी, लेकिन अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। यह मूल रूप से एस्ट्रल वुल्फ बाइट का ही एक रूप था, बस उसमें जहर जुड़ गया था। निस्संदेह ये एक शक्तिशाली ब्रेन क्रिस्टल पावर थी। लेकिन सच कहें तो एरिक को यह कुछ खास पसंद नहीं आई। अगर उसे एस्ट्रल वुल्फ को समन करने की क्षमता मिलती तो कितना ज्यादा कूल होता। मगर अफसोस, नतीजा ऐसा नहीं निकला। फिर भी उसके मन में एक विचार आया। अगर वह आगे भी पावर्स को मर्ज करता रहा तो शायद किसी दिन ऐसा कुछ हासिल कर ही लेगा। शायद अगर वह किसी कॉन्जरिंग टाइप पावर को पॉइजनस एस्ट्रल वुल्फ बाइट के साथ मर्ज करे तो मनचाहा परिणाम मिल सके। फिलहाल एरिक को अपनी नई पावर को टेस्ट करना था, लेकिन रेड पैलेस के अंदर यह मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने तय किया कि टेस्टिंग बाद में करेगा और अभी सिर्फ अपना स्टेटस चेक करेगा। जैसे ही उसने मन से कमांड दी, वही परिचित ब्लूइश व्हाइट विंडो सामने उभर आई। Host information attributes. Powers biological supercomputer. Powers hosts powers. Rapid growth plants. A sigma 2e ranked पौधों की ग्रोथ को तेज करता है। Sharpening. ई सिग्मा 1d रैंक्ड माना की मात्रा के अनुसार किसी भी वस्तु या शरीर के हिस्से को तेज करता है। पॉइजनस माना डार्ट्स ई सिग्मा डी रैंक्ड माना से बने जहरीले डार्ट्स को कॉन्जर करता है, जिनकी लिथैलिटी इंजेक्टेड माना पर निर्भर करती है। बोन मैनिपुलेशन ई सिग्मा 1e रैंक्ड हड्डियों की डेंसिटी, शेप, साइज और शार्पनेस को मैनिपुलेट करता है। एनिमल शेप शिफ्टिंग ई सिग्मा 1e रैंक्ड किसी जानवर का रूप धारण करता है। नए रूप अनलॉक करने के लिए एनिमल्स को अब्सॉर्ब करना जरूरी है। माना एक्सोस्केलेटन ई सिग्मा 1e रैंक्ड माना से बना बोन हार्डन्ड एक्सोस्केलेटन बनाता है, जिसकी स्ट्रेंथ उपयोग किए गए माना पर निर्भर करती है। पॉइजनस एस्ट्रल वुल्फ बाइट ई सिग्मा 1d रैंक्ड लेलर हेड के सिर का एक एस्ट्रल लेकिन ठोस प्रोजेक्शन बनाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य टारगेट को काटना होता है। इसके दांत जहरीले होते हैं। टॉक्सिसिटी इस्तेमाल किए गए मैना पर निर्भर करती है। ध्यान दें, टारगेट प्रोजेक्शन के करीब होना चाहिए। मेटलाइजेशन ई सिग्मेन डी माना के जरिए शरीर के हिस्सों या वस्तुओं को मेटल में बदलता है। मटेरियल की स्ट्रेंथ माना की मात्रा पर निर्भर करती है। एरिक ने अपना स्टेटस ध्यान से देखा और फिर पावर सेक्शन में गया। वहां उसे दो बातें तुरंत नजर आईं। पहली, एस्ट्रल वुल्फ बाइट और पॉइजनस मैना स्पाइक्स गायब हो चुके थे, यानी न्यूरल लिंक्स की संख्या साफ तौर पर कम हो गई थी। दूसरी, एक नई आवाज थी, पॉइजनस एस्ट्रल वुल्फ बाइट। खैर, एरिक ने खुद से कहा, कुछ न होने से तो बेहतर ही है। लगता है मुझे बस इसे एफिशिएंटली इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढना होगा, जैसे ही मैं फिर से थाइड हंटिंग पर जा सकूं। इसके बाद उसने सोने की कोशिश की। अगला दिन फिर से काफी व्यस्त होने वाला था, लेकिन नींद से पहले उसके ख्याल मिस्टर फॉक्स की लाश पर अटक गए। सच कहें तो उसके अंदर की भावनाएं पहले ही ठंडी पड़ चुकी थीं। एरिक का 2 साल तक फायदा उठाया गया था, यह सच था। लेकिन उसी समय वह अपने एम्प्लॉयर से ज्यादा नाराज भी नहीं था। आखिरकार वही एक इंसान था जिसने उसे तब नौकरी दी थी जब कोई और देने को तैयार नहीं था। इसी वजह से उसका मूड जल्दी ही सामान्य हो गया। ऐसे लोगों के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था, ना जिंदा, ना मरे हुए। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैस अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था।
पिछले हफ्तों में पेमेंट मिलने के बाद उसने उस केस पर काम शुरू किया था जो दो महिलाओं ने उसके सामने रखा था। तीन युवकों के गायब होने का मामला। कोनेल प्राइस, ओरसन स्मिथ और लोगन रीड। जितना ज्यादा वह गहराई में गया, उतनी ही ज्यादा तस्वीर अंधेरी होती गई। हालांकि यह कोई असामान्य बात नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि यह देश अंदर से कितना सड़ा हुआ है, जहां युवाओं को एलिटिस्ट बनने के लिए धकेला जाता है और सब कुछ पावर के इर्द गिर्द घूमता है। 30 साल पहले जब वह खुद स्कूल में था, हालात थोड़े बेहतर थे, लेकिन तब भी ऐसी घटनाएं होती थीं। वह खुद भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहा था। उसकी पावर थी, कॉम्बैट के लिए बेकार। मिलिट्री सर्विस के दौरान भी उसे इसी वजह से कई दिक्कतें झेलनी पड़ी थीं। इस पावर का एक ही फायदा था, वह एक साथ दो दिमागों की तरह सोच सकता था। दो अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ थॉट, दो अलग टास्क्स, एक ही समय पर। शायद इसी वजह से वह प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बना। हेस को पर्याप्त एविडेंस मिला कि वे तीनों लड़के बुलीज थे। वे अपने क्लासमेट्स को पीटते थे, लूटते थे और शायद कई बार उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। वह सोचता रहा, समाज ने यह सब होने कैसे दिया? फिर उसे याद आया, यह दुनिया कितनी सड़ी हुई है। पिछले हफ्तों में उसने कई लड़के लड़कियों से इंटरव्यू किए थे। उन सब में दो बातें कॉमन थी। पहली, वे तीनों बुली से नफरत करते थे। उनके गायब होने पर वे खुलकर खुश थे। दूसरी, इंटरव्यू किए गए किसी भी स्टूडेंट में इतनी ताकत नहीं थी कि वे उन तीनों को मार सकें। आखिरकार यही तो डिस्क्रिमिनेशन की जड़ थी। लेकिन हाइस ने अब तक सबका इंटरव्यू नहीं लिया था। कुछ स्टूडेंट्स बचे थे, जिनमें से एक था रूमर्ड अवेकनर। जल्दी ही उसे पता चला कि अवेकनिंग से पहले यह स्टूडेंट भी बुलिंग का शिकार रहा था। और फिर गायब होने से कुछ दिन पहले एक अजीब घटना हुई थी। उस स्टूडेंट एरिक रोमानो को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कहा गया था कि कुछ तग्स ने उस पर हमला किया था। हाइस को यह बेहद सस्पिशियस लगा। उसे समझ नहीं आया कि पुलिस ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। इतना बड़ा कोइंसिडेंस, और फिर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। इसके अलावा स्कूल में चारों के बीच एक फाइट भी हुई थी, पूरे स्टूडेंट बॉडी के सामने। अगर वह ये सब 2 हफ्तों में ढूंढ सका था, तो पुलिस कैसे नहीं? क्या वे जानते थे और जानबूझकर कवर अप कर रहे थे? क्या अवेकनिंग स्टेटस की वजह से एरिक को बचाया जा रहा था, या फिर मिलिट्री इतनी डेस्परेट थी कि मर्डर तक छुपा दिया गया? अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन हाइस का इंस्टिंक्ट उसे साफ इशारा दे रहा था। एरिक रोमनो इस मामले में गहराई से जुड़ा हुआ था। संभव था कि वही कल्प्रिट हो। रेड पैलेस में शामिल होने लायक ताकत हासिल कर लेना और लोगन, कोनल, ऑर्सन जैसे लोगों को मार देना, यह असंभव नहीं था। लेकिन कैसे? हेइस ने खुद से कहा, अगर वही किलर है तो बॉडीज कहाँ हैं? गर्मी का मौसम था। अब तक तो शायद लाशें स्केलेटन बन चुकी होंगी, लेकिन हड्डियां कहीं न कहीं तो होंगी, और अगर वह उन्हें ढूंढ ले तो सब कुछ साफ हो सकता है। फिर भी उसने सोचा, मैं अभी पक्का नहीं कह सकता। अभी कई लोगों से इंटरव्यू बाकी हैं। वह फाइल्स खंगाल ही रहा था कि अचानक एक ईमेल आया। अनोनिमस सेंडर है, सतर्क हो गया। यू मे फाइंड दिस इंटरेस्टिंग 1 GB फाइल अटैच्ड। बस इतना ही लिखा था। उसने फाइल डाउनलोड की। ये एक वीडियो था। जैसे ही उसने प्ले किया, वेस्टर्न ट्रेन स्टेशन का फुटेज सामने आ गया। 3 लोग दिखाई दिए, कोनल, ओरसन, लोगन। हैइस बुदबुदाया। वे एक मास्क्ड स्टूडेंट का पीछा कर रहे थे, थोड़ा छबी, ज्यादा लंबा नहीं। इंटरेस्टिंग, वीडियो में दिखा। वे कई स्टॉल्स तोड़ते हुए आगे बढ़े, शॉप्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। फिर चारों एक ट्रेन में घुस गए। हैइस ने जूम किया। ट्रेन नंबर 113। उसने तुरंत स्टेशन वेबसाइट खोली। ट्रेन 113 उस दिन कहाँ जा रही थी? नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट। अब सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। फार्म्स, बॉडीज छुपाने के लिए परफेक्ट जगह। लेकिन वहां तो किसान भी बहुत हैं। अब तक किसी ने कुछ तो देखा होता। 1 मिनट। हेस ने एरिक की फाइल फिर से खोली और तभी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ही वर्क्स ऑन अ फार्म। अब तस्वीर साफ थी। एरिक रोमानो ने ही तीनों को मारा था। अभी प्रूफ नहीं था, लेकिन यह बस समय की बात थी। तो गैंग नहीं थी, गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड है। अब उसे बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि यह मामला सिर्फ मर्डर का नहीं रहा था। यह पावर और पॉलिटिक्स का खेल बन चुका था। अपने हाथ नीचे करो। उह, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मास्टर नीमिनन डेजर्ट वेपन स्टाइल की क्रिप्ट में एरिक को ट्रेन कर रही थी। एरिक की प्रगति हैरान करने वाली रफ्तार से हो रही थी। वह खुद जानता था कि इसका बड़ा कारण उसकी हाई डेक्सटेरिटी थी।
ये बात टीचर को भी आंशिक रूप से पता थी, लेकिन वह इसे ज्यादातर एरिक की नेचुरल टैलेंट मानती थी। शारीरिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मापने की मेथड ज्यादा प्रचलित नहीं थी। वजह साफ थी, यह तरीका पूरी तरह भरोसेमंद नहीं माना जाता था। असल में रेड पैलेस और कुछ गिनी चुनी संस्थाएं ही इसका इस्तेमाल करती थी। डेक्सटेरिटी असल में किस चीज को प्रभावित करती है? स्ट्रेंथ सिर्फ उठाई जा सकने वाली ताकत तक सीमित है या कुछ और भी? क्या ये स्टैट्स किसी और अज्ञात फैक्टर्स पर भी असर डालते हैं? साइंटिस्ट्स के बीच स्टैट्स मेजरिंग को लेकर एक सामान्य सहमति थी, लेकिन पूर्ण सर्टेनिटी किसी के पास नहीं थी। सिर्फ एरिक जानता था कि ये नंबर्स असल में क्या करते हैं, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से उसके शरीर में इंटीग्रेटेड था। वह जानता था कि उसमें कोई असाधारण टैलेंट नहीं है, कम से कम नथानियल, एंडरसन और एम्बर जैसे मॉन्स्टर्स के मुकाबले तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके पास सिस्टम था, और उससे भी ज्यादा खुद को बेहतर बनाने की जिद। अगर वह लगातार मेहनत करता रहा तो उसे यकीन था कि वह किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। एरिक मास्टर नीमिनन की स्टाइल में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग स्टैंसेस सीखने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद फुटवर्क, चलते हुए बैलेंस और स्टैंस बनाए रखना। अच्छा, अब स्लैशिंग ट्राई करो। स्वोश एरिक का वार बिल्कुल परफेक्ट था। मास्टर निमिनन एक पल के लिए ठिठक गई, खुशी से चौंकते हुए। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा। धन्यवाद मास्टर। 2 घंटे बीत गए। अब जिम में बाकी लोगों के साथ फिजिकल ट्रेनिंग का समय था, लेकिन जाने से पहले मास्टर निमिनन ने उसे रोक लिया। मैंने सुना है तुमने कल अपने ओपोनेंट को हराया, उन्होंने कहा। तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। धन्यवाद मास्टर, मैंने काफी मेहनत की थी। मुझे पता है। उनकी नजर सख्त हो गई। लेकिन यही मत रुकना। यह बस एक छोटी सी जीत है। आने वाले सालों में तुम्हें अनगिनत लड़ाइयां लड़नी होंगी। फिर उन्होंने हाथ हिलाया। अब जाओ, मुझे नहीं चाहिए कि तुम लेट हो जाओ। एरिक ने आदर से झुककर प्रणाम किया। उसने पास के लॉकर से अपना बैग उठाया और मेन एंट्रेंस की ओर बढ़ा। वहां बाकी लोग पहले से बस का इंतजार कर रहे थे। एरिक ने उन्हें मुस्कुराकर ग्रीट किया। सबने मुस्कान के साथ जवाब दिया। हे एरिक, एम्बर ने कहा, मैंने तुम्हारे एम्प्लॉयर के बारे में सुना। तुम ठीक हो? क्यों? क्या हुआ? फ्लॉयड ने पूछा। वह मर गया, ग्वेन ने कहा। कहा जा रहा है कि उसकी हत्या हुई है, और बॉडी एरिक ने ही पाई थी। अवेकनर से जुड़ा होने की वजह से यह हर न्यूज़पेपर में था। रियली? यार, यह सुनकर दुख हुआ। फ्लॉयड बोला। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, एरिक ने शांति से कहा। सच में? एम्बर ने धीरे से पूछा। अगर बात करने की जरूरत हो तो तुम मुझसे। एरिक ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फ्लॉयड और ग्वेन ने एक दूसरे की ओर देखा। पिछले एक हफ्ते से एम्बर का एरिक के प्रति व्यवहार थोड़ा अजीब हो गया था। जब वह आसपास नहीं होता तो वह उसके बारे में पूछती रहती। ये एम्बर जैसी नहीं थी। उन्हें पता नहीं था कि यह सब तब शुरू हुआ था जब एम्बर, एमिली और एरिक ने उसके घर पर साथ ट्रेनिंग की थी। उस दिन उसके अंदर कुछ जागा था। धीरे धीरे दोनों को लगने लगा कि शायद एम्बर को एरिक से प्यार हो गया है। यही सब कुछ एक्सप्लेन करता था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि यह बस उसकी काइंड पर्सनैलिटी है, लेकिन समय के साथ उसका अटैचमेंट साफ दिखने लगा। फिर भी एम्बर ने कभी कुछ कहा नहीं, तो उन्होंने भी बात नहीं की। अगर यह सच था, तो स्कूल में उस पर फिदा स्टूडेंट्स क्या सोचते, यह सोचकर ही अजीब लगता था। धन्यवाद एम्बर, एरिक ने कहा। वह बूढ़ा आदमी कैसा था? फ्लोyd ने पूछा। जो मरा है। हम्म, एरिक ने नीचे देखते हुए कहा। वह काफी डिफिकल्ट था, बहुत हार्श। ईमानदारी से कहूं तो वह अच्छा इंसान भी नहीं था। मेरी पावर से उसने भारी दौलत कमाई और बदले में मुझे मिजरी दी। उसकी आवाज में हल्की सी कड़वाहट थी। अवेकनिंग से पहले वह हमेशा मुझे नीचा दिखाता था, और अवेकनिंग के बाद थोड़ा बूटलिकिंग करने लगा जब मेरी पावर बढ़ी। ऊपर से वह बार बार याद दिलाता रहता था कि मेरे जैसे डड को कोई नौकरी नहीं देता। यह तो बहुत गंदा है, एम्बर ने कहा। हाँ, वह ऐसा ही था, हद से ज्यादा ग्रीडी और दूसरों के प्रति मीन। सच कहूं तो किसी न किसी दिन उसका मारा जाना तय था। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि यह किसने किया? फ्लॉयड ने पूछा। एरिक को पूरा यकीन था कि यह क्रिस्टल क्रॉस गैंग का काम था, शायद पेमेंट को लेकर। उसे यह पता नहीं था कि असली वजह वह खुद था, लेकिन वह गैंग का नाम नहीं ले सकता था, क्योंकि हर बार पेमेंट के समय वह खुद वहां मौजूद रहता था। तकनीकी तौर पर वह अकॉम्प्लिस माना जा सकता था। नहीं, एरिक ने सिर हिलाया। मुझे कोई आइडिया नहीं, और सच कहूं तो मैं जानना भी नहीं चाहता।
इसी दौरान बेनेडिक्ट, एंडरसन और बाकी लोग भी आ गए। यो गाइस, बेनेडिक्ट ने जोश से कहा। हे मैन, फ्लॉयड ने जवाब दिया। आज क्या ट्रेन कर रहे हैं? शोल्डिक्ट बूडर्स। परफेक्ट। इंतजार नहीं हो रहा। सब बस में चढ़े और जल्द ही रेड पैलेस पहुंच गए। जिम पहुंचते ही सब हमेशा की तरह अलग अलग हो गए। एरन, माइकी, एरिक और एंडरसन सब एक ही मसल ग्रुप पर काम कर रहे थे। एंडरसन सीधे डंबल्स की ओर गया। ग्वेन मशीन्स पर चली गई। आज उसने तय किया था सिर्फ हैवीवेट मशीन्स। उसकी आर्म्स पहले से ही बड़ी थी, लेकिन वह उन्हें और बड़ा बनाना चाहती थी। क्विक क्विक, बर्न दोस फकर्स। एक सोल्जर चिल्लाया। बहुत ज्यादा है, रिट्रीट करना पड़ेगा। दूसरे ने कहा। होर्ड्स थाइड्स की अनगिनत भीड़ हर दिशा से टूट पड़ी थी। उनकी यूनिट को बाकी कई स्क्वाड्स के साथ भेजा गया था, जितने हो सके उतने होर्ड्स थाइड्स को मारने के लिए। वे सिटी की ओर बढ़ रहे थे। हालात बेहद खराब थे। हर दिन और ज्यादा मॉन्स्टर्स इस आर्मी में शामिल हो रहे थे। इतनी बड़ी संख्या से लड़ना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। उन्हें और सोल्जर्स चाहिए थे, लेकिन सच्चाई ये थी वे बस हॉर्ड को स्लो कर सकते थे, टाइम खरीद सकते थे डिफेंसेस को तैयार करने के लिए। लेकिन सोल्जर्स की संख्या कम थी। ज्यादातर हिंद के खिलाफ वॉर में फंसे हुए थे। फिर भी ये लोग पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। इस ग्रुप की लीडर थी एक वेटरन वॉरियर। अपने मैना सोर्ड के साथ वह रेंज्ड फाइटर्स के पास पहुंचने वाले हर थाइड को काटने की कोशिश कर रही थी। एक लेलरहैड ने जैसे ही स्क्वाड मेंबर का सिर काटने की कोशिश की, लेन ने एक ही वार में उसका सिर अलग कर दिया। लेकिन वह हर जगह नहीं हो सकती थी, और इसी वजह से इधर उधर सोल्जर्स गिरते जा रहे थे। शिट, ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। लेन ने चारों ओर देखा। जमीन पर बिखरी लाशें। उसने गहरी सांस ली। सालों से इस यूनिट को लीड करते हुए भी उसने कभी नहीं सोचा था कि हालात यहां तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर मॉन्स्टर पॉपुलेशन को जल्द थिन नहीं किया गया तो सिटी पर एक भयानक आपदा टूट पड़ेगी। रिपोर्ट्स आ चुकी थी। कुछ किलोमीटर दूर और थाइड्स देखे गए थे। लेन ने खुद को संभाला, इमोशन को काबू में किया। उसे शांत रहना था और जितना हो सके उतना अच्छा लड़ना था। उसने फिर एक थाइड पर वार किया। इस बार उसका आर्म काट दिया। बीस्ट अपाहिज हो गया, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी, इतनी कि उसकी ताकत कोई फर्क ही नहीं डाल पा रही थी। कार्स की तरफ फास्ट। कैप्टन लेन चीखी, अपनी टीम को तुरंत गाड़ियों की ओर बढ़ने का आदेश देते हुए। इसी दौरान लेन लगातार एक के बाद एक बीस्ट को काटती जा रही थी, लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा था। जैसे ही सारे टीम मेंबर्स कारों में कूदे, उन्होंने सप्रेसिंग फायर शुरू कर दी ताकि उनकी कैप्टन सुरक्षित निकल सके। लेन बिना रुके एसयूवी की तरफ दौड़ी। वे अभी भी फ्लोटिंग कार्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फ्लाइंग थाइड्स, खासतौर पर वाइवर्न्स के सामने ऐसा करना सीधा मौत को बुलाना था। एसयूवी तक पहुंचते ही लेन ने छलांग लगाकर अंदर छलांग लगाई। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर दबा दिया। रूम। लेकिन बीस्ट्स रुके नहीं। वे उनका पीछा करने लगे। लेन अकेली नहीं थी जो रिट्रीट कर रही थी। चारों तरफ तेजी से दौड़ती गाड़ियां दिख रही थीं। कई टीम्स एक साथ पीछे हट रही थी। हर रेंज्ड सोल्जर कार की छत से मॉन्स्टर्स पर फायर कर रहा था, लेकिन अब मारने की संख्या साफ तौर पर कम हो गई थी। एमा, तुम कब तक फायर जारी रख सकती हो? लेन ने पूछा। एमा, 25 साल की रेंजर, उसके पास वाटर कंट्रोल की पावर थी जो बेहद ताकतवर थी। वह हाई प्रेशर वाटर जेट्स दाग रही थी जो क्रीचर्स को मौके पर ही मार डालते थे। लेकिन समस्या साफ थी, उसके मैना रिजर्व्स खतरनाक तेजी से घट रहे थे, क्योंकि उसकी टीम में वही अकेली थी जिसके पास रेंज्ड पावर थी। पता नहीं, एमा ने जवाब दिया। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। लेन को यकीन नहीं था कि बच पाएंगे, खासतौर पर तब जब एमा उन मॉन्स्टर्स को न रोक पाई जो कार के बहुत पास आकर उसे रैम करने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर से वे तेज भी नहीं जा सकते थे। फॉरेस्ट, अनइवन रोड्स, थोड़ी सी गलती और कार रैक हो जाती, मतलब सीधी मौत। किस्मत से वे अकेले नहीं थे। कई टीम्स पीछे हट रही थी और लगातार थाइड्स पर फायर कर रही थी। एक बात तय थी, हर टीम मेंबर की जान लेन पर निर्भर थी। लेकिन वह आइडल नहीं बैठी। उन्होंने रेडियो उठाया और डेडिकेटेड चैनल पर मदद मांगी। ये टीम ब्रावो की कैप्टन मैरी लेन बोल रही हूं। हम हॉर्ड थाइड से भाग रहे हैं और तुरंत असिस्टेंस चाहिए। ओवर। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ये न्यू अलेक्जेंड्रिया डिफेंस फोर्स कमांड सेंटर है। कमांडर ब्लैक बोल रहा हूं। माइक्रोफोन में एक लंबा हैट ब्लॉन्ड हेयर्ड आदमी बोला।
हमने कई स्क्वाड्रन्स तैयार कर लिए हैं। तुम्हें बस अपनी पोजीशन से 5 किलोमीटर दूर रिवर तक पहुंचना है। ओवर। शिट। आमतौर पर कार से 5 किलोमीटर कुछ भी नहीं था, लेकिन फॉरेस्ट में थाइड से घिरे हुए और खराब रास्तों पर यह छोटी दूरी नहीं थी। रॉजर। हम पूरी कोशिश करेंगे। कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म हो गई। सबने सुना है ना? लेन ने अपनी टीम से पूछा। यस सर, सबने एक साथ जवाब दिया। वे 5 मिनट और आगे बढ़े ही थे कि बम दाहिनी और जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। एक पास की कार आग के भयानक गोले में बदल गई। जो कुछ भी उसके रेडियस में था सब जल गया। अंदर बैठे सोल्जर्स उसी पल मारे गए। What fuck just happened? एक कार एक्सप्लोड हो गई, एमा ने कहा। उसे एरेंडू ने रैम कर दिया। एरेंडू? एक बुल जैसा थाइड, आंखों के ऊपर 2 छोटे हॉर्न, बॉटल नोज डॉल्फिन जैसी स्नाउट, मोटा नेक, 4 लंबे भारी पैर, पतली कमर और ताकतवर मसल्स। उसका शरीर भूरा था, आखिर में लंबी पूंछ जिसके सिरे पर फर था। एरेंडू के हेड, नेक और फ्रंट शोल्डर्स बोन आर्मर प्लेटिंग से ढके हुए थे। इस बीस्ट के पास ब्रेन क्रिस्टल पावर थी जो उसकी स्ट्रेंथ को कई गुना बढ़ा देती थी। और उसके मैसिव साइज के साथ, क्योंकि वह 2 मीटर से कम नहीं था, वह चलती फिरती किलिंग मशीन था। अगर यह पास आ गया तो क्या तुम इसे मार पाओगी? कैप्टन लेन ने पूछा। मैंने पहले कभी इससे फाइट नहीं की, एमा घबरा गई। लेकिन चिंता मत कीजिए, मेरे मैना रिजर्व्स अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। जैसे क्यू पर एरेंडू ने उनकी कार को निशाना बनाया, उसने ब्रेन क्रिस्टल से मैना चैनल किया। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ अचानक बढ़ गई। फक! एमा, कुछ करो! एक सोल्जर चिल्लाया। बाकी सब बीस्ट पर फायर करने लगे। एमा ने तुरंत फोकस किया, भारी मात्रा में मैना मूव किया। उसके वाटर जेट्स पूरी ताकत से एरेंडू से टकराए। अटैक बेहद शक्तिशाली था, लेकिन इनफ नहीं। बीस्ट मरा नहीं। हाँ, वह डायरेक्शन बदल गया। वह पास के एक ट्री से टकराया और ट्री उसी पल चकनाचूर हो गया। फक! ये बहुत क्लोज था, किसी ने कहा। एमा रुकी नहीं, उसने और ज्यादा फोकस किया। फिर एक शॉट, फिर एक और। इस बार उसने कहीं ज्यादा मैना लगाया और आखिरकार एरेंडू गिर पड़ा, मर चुका था। लेकिन एमा हाफ रही थी, साफ दिख रहा था। उसके पास अब लगभग माना नहीं बचा था। तुम ठीक हो? कैप्टन ले ने पूछा। हम हाउ, थोड़ा सा माना बचा है। अब जरूरत नहीं, ले ने कहा। अगर तुम अभी कोलैप्स हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी थाइड्स को हम राइफल से संभाल लेंगे। ग्रेनेड्स भी हैं, जो थोड़े बहुत पीछा कर रहे हैं उन्हें मार लेंगे। किस्मत से रिवर अब ज्यादा दूर नहीं थी। टाइड्स अब भी पीछा कर रहे थे, लेकिन टीम ने अच्छी खासी दूरी बना ली थी। थोड़ी ही देर में वे रिवर बैंक पर पहुंच गए। वहां लोगों की एक पूरी कॉलम इंतजार कर रही थी। रेनफोर्समेंट्स, ड्राइवर चिल्लाया। रिवर के एक तरफ से कार्स पूरी स्पीड से बैंक की ओर दौड़ी, पीछे ह्यूज डस्ट क्लाउड छोड़ती हुई। दूसरी तरफ अनगिनत सोल्जर्स, व्हीकल्स और वेपन्स रेडी थे। हॉर्ड स्पॉटेड। गुड, कमांडर ब्लैक ने कहा। 30 सेकंड रुकिए, फिर जो कुछ भी है सब झोंक दीजिए। आर्मी कुछ कैनन्स और लेजर कैनन्स कार्स पर माउंट करके लाई थी। स्टैंडर्ड राइफल्स के मुकाबले वे ज्यादा थाइड्स मार सकते थे, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट वंस के सामने वे भी बेअसर थे। ये बस समय की बात थी। रिइंफोर्समेंट्स को बस ये इंतजार करना था कि रिट्रीट कर रहे सोल्जर्स रिवर तक पहुंच जाएं और कार्स छोड़ दें। लेन और उसकी टीम हॉर्ड के ठीक आगे लगभग पहुंच चुकी थी। हम रिवर स्विम करके पार करेंगे, ठीक है? लेन ने चिंता भरी नजर से कहा। एमा, कर पाओगी? यस सर। थोड़ी ताकत लौटी थी, लेकिन मैना की कमी उसे कमजोर बना रही थी। रिवर पर पहुंचते ही लेन की टीम और बाकी सब लिखार से कूदे और पानी में उतर गए। रिवर बहुत चौड़ी नहीं थी, करीब 50 या 60 मीटर, लेकिन गहराई काफी ज्यादा थी। कहा जाता था यह कैनाल सोलोमन जड की तलवार के एक ही स्लैश से बना था जब उसने एक पावरफुल थाइड से लड़ाई की थी। स्विम, सोल्जर्स पानी में कूद पड़े। रिवर के दूसरे किनारे से रेनफोर्समेंट्स ने होर्ड पर फायर शुरू कर दी। ब्रेन क्रिस्टल पावर्स, कैनन्स, सब एक साथ, बूम बूम बूम। फॉरेस्ट गूंज उठा, फायर अटैक्स और भी बहुत कुछ। एक एक करके थाइड्स गिरते गए, किसी के लिम्स उड़ गए, किसी के सिर फट गए, किसी के शरीर जल गए, खून हर तरफ बिखर गया। फिर भी ये काफी नहीं था। मॉन्स्टर्स अब भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर के चेहरे पर एक स्मग स्माइल थी। शानदार काम सब लोग, उसने कहा। उसी पल लेन और उसकी टीम भी रिवर पार कर चुकी थी। किनारे पहुंचते ही लेन ने पूछा, सब ठीक है? यस, यस सर, आई एम अलाइव, आई एम फाइन टू सर। लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ।
सेना बस इतना ही कर पा रही थी कि भागते हुए सैनिकों तक थाइड्स की पहुंच थोड़ी धीमी कर दे। पानी से बाहर निकलते ही लेन ने पीछे मुड़कर देखा। थाइड्स अब भी इंसानों की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। यह अच्छा खत्म नहीं होने वाला, उसने अपने साथियों से कहा। सबने उसकी ओर देखा। उन्हें उसके फैसलों पर भरोसा था। सर, अब क्या करें? एक टीममेट ने पूछा। हमें कमांडिंग ऑफिसर के आदेश मानने होंगे, मतलब शायद हमें लड़ना पड़ेगा, कैप्टन लेन ने कहा। फिर उसने एमा की ओर देखा, जिसका मैना पूरी तरह खत्म हो चुका था। तुम एक कार लो, ड्राइवर सीट पर जाओ, इंजन चालू रखो, किसी भी पल भागने के लिए तैयार रहना। यस सर, एमा ने जवाब दिया। सर, क्या सच में वो हमसे लड़वाएंगे? किसी ने पूछा। हाँ, वो रिवर का फायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन ये पागलपन है। इन बीस्ट्स को मारना नामुमकिन है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, एक और बोला। उसी पल रेडियो से एक आवाज गूंज उठी। सभी स्क्वाड्स को सूचना, मैं कमांडिंग ऑफिसर बोल रहा हूं। हम रिवर का फायदा लेकर जितने हो सकें उतने थाइड्स मारेंगे। जो घायल है या जिनका मैना खत्म हो चुका है, वो गन लें और सुरक्षित दूरी से फायरिंग करें। फॉर फक सेक, किसी ने गुस्से में चिल्लाया। एमा जाओ, लेन ने कहा। एमा तुरंत पास खड़ी एक कार की ओर दौड़ी। अंदर बैठते ही इंजन स्टार्ट किया। कैप्टन लेन जानती थी कि एमा को कार पर भेजकर वह आदेशों की अवहेलना कर रही थी, लेकिन वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि एक खोए हुए युद्ध के लिए अपनी जान दे दे। फिर भी एमा ने कार से एक लेजर राइफल उठाई और आने वाले थाइड्स पर निशाना साध लिया। उसी वक्त कैप्टन लेन और उसकी टीम के 3 सदस्य रिवर बैंक पर ही डटे रहे और थाइड्स की ओर मुड़ गए। वे सभी मीली फाइटर्स थे, इसलिए उन्हें फ्रंट लाइन लेनी थी, जबकि रेंज्ड फाइटर्स कुछ दूरी पीछे रहकर हमला कर रहे थे। बूम 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 पावर्स की बारिश थाइड्स पर टूट पड़ी। किसी के हाथ पैर उखड़ गए, किसी के सिर हवा में उड़ गए। एक्सप्लोसिव बुलेट्स कमजोर थाइड्स को चीरती हुई निकल गई। 1 सेकंड से भी कम समय में कम से 1000 थाइड्स ढेर हो गए, लेकिन उनके पीछे और भी आ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए लोग ही कम पड़ रहे थे। साफ हो गया कि मॉन्स्टर्स की इस लहर को रोका नहीं जा सकता। हाँ, रिवर पार करते वक्त कुछ और मारे जा सकते थे। कैप्टन, वो पास आ रहे हैं, लेन की टीम का एक सदस्य चिल्लाया और उस दिशा की ओर इशारा किया। पहला टाइड आखिरकार रिवर तक पहुंच गया और उसे पार करने लगा। फिर और भी सोल्जर्स ने फायरिंग जारी रखी और इन कुछ ही मिनटों में हजारों और टाइड्स मार गिराए। लेकिन लेन और उसके लोग रिवर बैंक से हिल नहीं सकते थे। प्रिपेयर टू फाइट, लेन ने गर्ज कर कहा। उसने ध्यान केंद्रित किया, माना को हाथों में समेटा और हवा में से एक सोर्ड उभर आई। जैसे ही पहला थाइड रिवर पार करके आया, लाइन अपने साथियों के साथ उस पर टूट पड़ी। एक छोटी लेकिन भयानक भिड़ंत हुई। उसके 3 साथी आगे और पीछे से झपटे, बीस्ट के लिगामेंट्स काटे, उसे जमीन पर गिराया। गिरते ही लाइन ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर कई थाइड्स रिवर पार करने लगे। एम्मा उनकी आंखों पर निशाना साधकर फायरिंग करती रही, ताकि उसके साथी बड़े थाइड्स को उसी स्ट्रैटेजी से मार सकें। स्क्वाड का हर सदस्य 1 या 2 वार में छोटे और कमजोर थाइड्स को डेर कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे थाइड हॉर्ड का मुख्य हिस्सा रिवर के पास पहुंचा, सेना पर दबाव बढ़ता गया। हम यहां और नहीं रुक सकते, लेन चिल्लाई। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर ने अभी रिट्रीट का आदेश नहीं दिया था। वह किल्स की संख्या बढ़ाना चाहता था। 70 लेलहेड्स का एक समूह रिवर पार कर गया। वे औसत सोल्जर से कमजोर थे, लेकिन संख्या में हो तो खतरनाक बन जाते थे। भेड़िए जैसे थाइड्स लेन की स्क्वाड पर टूट पड़े। वे तेज और ताकतवर थे और एक एक करके सैनिकों को गिराने लगे। लेलर हैड्स की दहाड़ गूंजी और सबका ध्यान कैप्टन लेन पर केंद्रित हो गया। वह मजबूत थी, लेकिन एक साथ 50 से ज्यादा लहद से लड़ना आसान नहीं था। साथ ही वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि ये बीस्ट्स अपनी जान की परवाह किए बिना इंसानों को मारने पर क्यों तुले हुए हैं। यह सामान्य नहीं था। सच यह था कि ये मॉन्स्टर्स अब अपने आप में नहीं थे। हेनिएट के पैरासाइट्स ने उन्हें संक्रमित कर दिया था। उनके दिमाग में बस एक ही लक्ष्य था, पैरासाइट को फैलाना। कैप्टन, एमा चिल्लाई और लगातार फायरिंग करने लगी। लेजर राइफल्स लेलर हैड्स पर पूरी तरह असरदार नहीं थीं, लेकिन उन्हें घायल कर रही थीं, जिससे लेन का बोझ कुछ कम हुआ। लेन उछली, झुकी, लुढ़की, भेड़ियों के पंजों और दांतों से बचती रही और मौका मिलते ही पलटवार करती रही। वह किसी युद्ध मशीन जैसी थी, मैस मर्डर का हथियार। उसकी हर हरकत अविश्वसनीय रूप से स्मूथ थी, मानो कोई और उसके शरीर को चला रहा हो। ग्रेविटी का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था।
उसके साथी भी लड़ाई में कूद पड़े। दबाव थोड़ा कम हुआ, लेकिन तभी जॉन, उसकी टीम का एक सदस्य, एक भेड़िए के काटने से घायल हो गया। जॉन, लेन चिल्लाई और उसकी ओर दौड़ते हुए भेड़िए को 2 टुकड़ों में काट दिया। फक! लेन ने उसे सहारा देकर खड़ा किया, लेकिन बाकी 3 साथियों पर दबाव और बढ़ गया। मैं ठीक हूं, अभी लड़ सकता हूं। कंधे से खून बह रहा था, फिर भी वह मॉन्स्टर्स पर वार करता रहा। समय बीतने के साथ बीस्ट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। पूरे बैटलफील्ड में हालात एक जैसे थे। अनगिनत सोल्जर्स घायल हो चुके थे, लेकिन ज्यादातर अब भी लड़ रहे थे। रिवर ने थाइड्स की रफ्तार कम कर दी थी, जिससे मेली फाइटर्स को उन्हें मारने का मौका मिल रहा था। रेंज्ड फाइटर्स भी चुप नहीं थे। हर तरफ पावर्स का इस्तेमाल हो रहा था। कहीं आग बरस रही थी, कहीं अर्थ अटैक से फंसे हुए सैनिकों को बचाया जा रहा था। कुछ लोग स्लाइम जैसी सब्सटेंस बना रहे थे, जो थाइड्स की रफ्तार धीमी कर रही थी, और भी कई तरह की एबिलिटीज काम में ली जा रही थी। उसी समय आर्टिलरी लगातार फायरिंग कर रही थी। बड़े कैलिबर की एक्सप्लोसिव बुलेट्स दागी जा रही थी, लगभग टैंक शेल्स जितनी। इस जबरदस्त फायर पावर ने दुश्मन को थोड़ी देर के लिए धीमा किया, लेकिन रोका नहीं। थाइड्स रिवर की ओर बढ़ते रहे, और इंसान बस डिफेंस में लगे रहे। हमने कितने थाइड्स मारे? कमांडिंग ऑफिसर ने पूछा। करीब 20,000, दूसरे ऑफिसर ने जवाब दिया। अच्छा, रिट्रीट का आदेश दो, उसने कहा। आदेश तुरंत सभी स्क्वाड्स तक पहुंचा। मीली फाइटर्स धीरे धीरे कार्स की ओर हटने लगे, जबकि रेंज्ड फाइटर्स सप्रेसिव फायर देते रहे। कम्युनिकेशन मिलते ही लेन ने चिल्लाया, रिट्रीट! कार की ओर दौड़ो! एमा लगातार फायरिंग करती रही, ताकि उसके साथी कार तक पहुंच सके। जॉन का खून तेजी से बह रहा था। जैसे ही वे व्हीकल तक पहुंचे, सब अंदर कूदे। एमा ने जोर से एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी बैटलफील्ड से दूर दौड़ पड़ी। जॉन, तुम ठीक हो? एक ने पूछा। हाँ, लेकिन सिर घूम रहा है। हिम्मत रखो, लेन ने कहा। हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हर डायमेंशन से आए कम से कम 10,000 व्हीकल्स जंगल के रास्ते सिटी की ओर भागने लगे, रास्ते में मॉन्स्टर्स पर फायरिंग करते हुए। धीरे धीरे थाइड्स का पीछा कम होता गया और फिर रुक गया। मैसेकर से बचे लोग सिटी की ओर लौटे, जहां वे अपने एलाइज के साथ रिग्रुप करने वाले थे, अगले हमले की तैयारी के लिए। डैम! लेन बुदबुदाई। क्या हुआ? एमा ने पूछा। लेन कुछ पल रुकी, फिर बोली, जिस रफ्तार से थाइड सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, रास्ते में हम उनसे लड़ भी लें। तो भी मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों में वे सिटी तक पहुंच जाएंगे। टीम के चेहरों पर गहरी चिंता छा गई। मिलियन स्ट्रांग हॉर्ड में अब भी जिंदा थाइड्स की संख्या देखकर लेन को शक था कि बैरियर सिटी को बचा पाएगा भी या नहीं। 2 दिन पलक झपकते ही गुजर गए। सब कुछ वैसा ही चलता रहा, रोज की रूटीन में। लेकिन उस सुबह कुछ अलग होने वाला था। एरिक हमेशा की तरह तय समय पर उठा। पहले खुद तैयार हुआ, फिर बेनेडिक्ट को जगाने चला गया। ये अब आदत बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे बेनेडिक्ट अकेले उठ ही नहीं पाता। गुड मॉर्निंग, एरिक के कमरे में आते ही बेनेडिक्ट ने कराहते हुए कहा। कम ऑन, देर हो जाएगी। एरिक बोला। एरिक के दिमाग में एक नोटिफिकेशन उभरा। उसकी बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर की वजह से वह सीधे अपनी आंखों के सामने मैसेज देख सकता था। सेंडर्ड पैलेस जेएस टाइटल, इंपॉर्टेंट अटैचमेंट, 2 GB वीडियो। ये क्या हो सकता है? हे बेनेडिक्ट, तुम्हें भी आया क्या? फोन अभी अभी देखने का नाटक करते हुए उसने पूछा। बेनेडिक्ट ने तुरंत अपना डिवाइस उठाया और चेक किया। आया है? ये क्या है? मुझे कैसे पता होगा? अभी तो नोटिफिकेशन देखा। एरिक ने मैसेज खोला और फाइल डाउनलोड की। बस कुछ ही सेकंड लगे। वीडियो प्ले होते ही एक आदमी की तस्वीर सामने आई। ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आई एम टॉम वैन डाइक, करंट रेड पैलेस प्रिंसिपल। वह आदमी कैमरा की तरफ देखते हुए बोला। मैं ये मैसेज इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि स्कूल बोर्ड और मैंने मिलकर आपके लिए एक स्पेशल इवेंट तय किया है। इसमें आपको हिस्सा लेना ही होगा। उसकी आवाज में उत्साह था। ये इवेंट मैंडेटरी है, और आप में से कुछ के लिए, शायद सबसे ज्यादा, यह आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट डे बनने वाला है। बेनेडिक्ट एरिक के पास आकर खड़ा हो गया। दोनों फोन की स्क्रीन पर टकटकी लगाए सुन रहे थे। लिसन, प्रिंसिपल ने कहा और कैमरा के और करीब आ गया। आवाज धीमी करते हुए वह लगभग फुसफुसाया। Today, we are going to send you to kill tides. उसके चेहरे पर मुस्कान थी। What? बेनेडिक्ट जोर से चिल्ला उठा। आसपास के कई स्टूडेंट्स भी यही चीख रहे थे। ये आदमी पागल है क्या? या मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। मैं पागल हूं,
आप सब मरने वाले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मेरी बात सुनो, सिटी के पास वाले टाइड्स इतने स्ट्रांग नहीं हैं। आप जैसे स्टूडेंट्स उन्हें आसानी से मार सकते हैं। और चूंकि ये एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैंने तय किया है कि आप सिटी के आसपास एक ट्रिप करेंगे। और चिंता मत करो, उसने आगे कहा। इसके बदले आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। हम एक स्मॉल कंपटीशन होस्ट करेंगे। अगले 5 मिनटों में बेनेडिक्ट की हैरान आंखों के सामने प्रिंसिपल ने रूल समझाए। रेड पैलेस में इस समय पेजेंट रैंक के 4,000 स्टूडेंट्स थे, यानी कुल 800 ग्रुप्स बनाए जाने थे। हर ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स को एक डिवाइस मिलेगा जो ये काउंट करेगा कि उन्होंने कितने टाइड्स मारे हैं। हर ग्रुप के पास एक मास्टर रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बस उस डिवाइस का एक बटन दबाना होगा। सबसे करीबी मास्टर को अलर्ट मिल जाएगा और वह तुरंत मदद के लिए पहुंचेगा। हर मारे गए टाइड पर स्क्वाड को एक पॉइंट मिलेगा। सबसे ज्यादा किल स्क्वाड को प्राइज। टॉप 3 स्क्वाड्स को यह मौका मिलेगा कि वे हायर रैंक्ड स्टूडेंट्स के आइटम से एक वेपन बना सकें। एरिक के केस में स्क्वायर रैंक के आइटम फर्स्ट रैंक टीम को मिलेगा सबसे बड़ा रिवॉर्ड, हर मेंबर को एक ब्रेन स्टिमुलेटिंग या बॉडी स्टिमुलेटिंग सीरम। चॉइस इंडिविजुअल प्रेफरेंस पर होगी। इसके बाद प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को समझाने लगा कि एक्सपीरियंस उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगा, उन्हें मजबूत करेगा। कुछ देर बाद वीडियो खत्म हो गया। स्टूडेंट्स को 2 घंटे दिए गए, तैयारी के लिए, खाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद मेन एंट्रेंस पर पहुंचना था, जहां से बस उन्हें बैरियर तक ले जाएगी। एरिक ने फोन बंद ही किया था कि एक नया नोटिफिकेशन आ गया, उसके और बेनेडिक्ट दोनों के लिए। Team 765 members. 1. Anderson Worthington. 2. Judith Wong. 3. Eric Romano. 4. Elena Francis. 5. Robin Farley Anderson मेरी टीम में है, एरिक ने कहा। इतने चांसेस में ये कैसे हो गया? फिर उसने बेनेडिक्ट की ओर देखा, जो अब भी अपने टीममेट्स के नाम पढ़ रहा था। लकी रहे? नहीं यार, मैं किसी को नहीं जानता, बेनेडिक्ट बोला। शायद सब सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं? एरिक ने कंधे उचका दिए। पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैं बाकी लोगों को मैसेज कर देता हूं कैफेटेरिया में मिलने को। गुड आइडिया, बेनेडिक्ट ने कहा। मैं अभी से चिढ़ा हुआ हूं। थोड़ी देर बाद एंडरसन, एरन, माइकी, फ्लोइड, ग्वेन, एम्बर, मार्था, बेनेडिक्ट और एरिक कैफेटेरिया में मिले। सबने कुछ न कुछ खाने का ऑर्डर दिया। प्रिंसिपल की इस छोटी सी कंपटीशन को लेकर सब परेशान थे। कोई उसे साइको कह रहा था, कोई पागल। सिर्फ एरिक शांत था और माइकी ने यह तुरंत नोटिस किया। तुम इतने कॉम कैसे हो एरिक? माइकी ने पूछा। एरिक आराम से एक पेयर खा रहा था, कोई खास टेंशन नहीं। माइकी के सवाल पर उसने ऊपर देखा। बाकी 8 स्टूडेंट्स उसी को घूर रहे थे। क्या है? एरिक ने पूछा। हम फकिंग टाइड से लड़ने जा रहे हैं, माइकी बोला, और तुम्हारी एक पलक तक नहीं झपकी। एरिक ने उसकी आंखों में देखा। प्रिंसिपल की बात ज्यादातर सच थी। एक हफ्ते पहले तक सिटी के आसपास थाइड्स मारना आसान था। अब हालात कैसे हैं एरिक नहीं जानता था, लेकिन मास्टर्स की मौजूदगी जो स्टूडेंट्स की सेफ्टी देखेंगे उसे काफी रिएश्योरेंस दे रही थी। देखो, एरिक बोला, प्रिंसिपल ने कहा है कि हम उन्हें मार सकते हैं। मास्टर्स आसपास होंगे और हम इसे बदल भी नहीं सकते, तो इस पर स्ट्रेस लेना सिर्फ नुकसानदायक है। बाकी सब सन्न रह गए। एरिक आमतौर पर इमोशनल रहता था, अक्सर ग्लूमी, उदास। सबको लगा था कि टाइड्स मारने की बात सुनकर वह घबरा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सच तो यह था, वह गलत भी नहीं था। एक बात है, एरिक ने आगे कहा, शायद इससे तुम्हें थोड़ा बेहतर लगे। टीम्स फिक्स हैं, लेकिन हम साथ हंट कर सकते हैं, ग्रुप्स को रीग्रुप कर सकते हैं। सेफ्टी ज्यादा रहेगी, उसने कहा। शायद पॉइंट्स थोड़े कम मिले, लेकिन ज्यादातर लोग इस आइडिया से मना नहीं करेंगे। दैट्स अ गुड आइडिया, एरन बोला। अभी हमारे पास 8 टीम्स हैं, मतलब 40 लोग। हम एक डिफेंसिव पेरीमीटर बना सकते हैं जहां हर ग्रुप दूसरे की ब्लाइंड स्पॉट्स कवर करे। या टोटली, एरिक ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन अगर बाकी टीममेट्स नहीं माने तो? पूछा। उसकी बात से सब थोड़े चिंतित हो गए। एरिक बोला, मुझे नहीं लगता वे मना करेंगे। 2 रीजंस हैं। पहला, आइडिया प्रैक्टिकल है। पॉइंट्स थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन सेफ्टी ज्यादा होगी। दूसरा, ज्यादातर लो रैंक्ड स्टूडेंट्स हैं। हायर रैंक्ड की बात वे कम से कम सुनेंगे। और उसने आगे कहा, हमारे पास एम्बर और एंडरसन हैं। सिर्फ ये जानना कि ऐसे पावरफुल स्टूडेंट्स उनकी बैक देख रहे हैं, अपने आप में इंश्योरेंस है। अगर फिर भी कोई डिसएग्री करे, एरिक ने कहा, तो हम उनसे अलग होकर अपना ग्रुप बना सकते हैं। पॉइंट्स कम होंगे, लेकिन सेफ रहेंगे। 9 लोगों के साथ मुझे नहीं लगता हमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सबने सिर हिलाया।
अक्सर रोने वाला सेंसिटिव एरिक इस वक्त सरप्राइजिंगली इंसाइटफुल साबित हो रहा था। एक संतोषजनक ब्रेकफास्ट और करीब 1 घंटे की ट्रेनिंग के बाद ग्रुप ने 1 और घंटा इंतजार किया, फिर मेन एंट्रेंस की ओर बढ़ा। लेकिन वहां पहुंचना उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। लोएस्ट रैंक से लेकर हाईएस्ट रैंक तक सारे स्टूडेंट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। बैरियर तक ले जाने वाली बसेस के लिए पूरा कैंपस उमड़ पड़ा था। एरिक ने जब आसपास नजर डाली तो एक बात साफ दिखी। ज्यादातर लोग सरप्राइजिंगली कॉम थे। वजह समझना मुश्किल नहीं था। इनमें से अधिकतर सेकेंड ईयर या उससे ऊपर के स्टूडेंट्स थे, यानी पहले से मिलिट्री का हिस्सा। मिलिट्री स्कूल में इस तरह की आउटिंग्स आम बात थी। एक तरफ ये यंग मैन और वुमेन को टाइड्स के डर से बाहर निकालने का तरीका था। दूसरी तरफ ये टाइड्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने और सोल्जर्स पर बर्डन कम करने का भी जरिया था। इस पूरी सिचुएशन से नाराज सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स थे, जो अभी मिलिट्री में शामिल नहीं हुए थे। एरिक और उसके दोस्त भी उन्हीं में से थे। असल में उसके सभी दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। एरिक जानता था, डर किसी काम का नहीं। डर का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि क्रूशियल मोमेंट्स में इंसान फोकस खो देता है, और फोकस गया तो इंजरी या उससे भी बदतर, डेथ। बस के लिए इंतजार करते हुए एरिक और उसके दोस्तों ने बाकी स्क्वाड से कांटेक्ट किया। ज्यादातर ग्रुप्स ने जॉइंट हंटिंग के लिए हाँ कर दी, लेकिन मार्था और फ्लॉयड की स्क्वाड्स ने मना कर दिया। वे कंपटीशन में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। फिर भी दोनों ने खुद फैसला लिया। फ्लॉयड ने ग्वेन की ग्रुप ज्वाइन की, मार्था बेनेडिक्ट की, क्योंकि वह उस ग्रुप में हाईएस्ट रैंक था। किसी ने विरोध नहीं किया। आखिर एक और इंसान जो तुम्हारी बैक कवर करे, ये अपने आप में बड़ी एश्योरेंस थी। ओके, कैन आई हैव योर अटेंशन? एक महिला की तेज आवाज गूंजी। आई एम मास्टर डोनोवन। आज इस आउटिंग के दौरान सभी स्टूडेंट्स की मैनेजमेंट मेरी जिम्मेदारी है, उसने कहा। आपके फोन्स पर एक नोटिफिकेशन आएगा अपनी प्रेजेंस मार्क करने के लिए। यही नोटिफिकेशन वापस जाते समय भी आएगा। इसका मकसद है कोई स्टूडेंट मिसिंग ना हो। जैसे ही उसने कहा, एरिक की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक उठा। उसने बिना सोचे बड़ा सा ग्रीन बटन दबा दिया। मास्टर डोनोवन ने सबकी प्रेजेंस कंफर्म की, फिर आगे बोली, सिटी के आसपास का इलाका सेफ है, लेकिन पेजेंट रैंक स्टूडेंट्स बैरियर से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर मत जाना। हायर रैंक्स थोड़ी दूर जा सकते हैं, उसने जोड़ा, लेकिन 100 किलोमीटर की सीमा पार मत करना। उससे आगे टाइड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। अकेले जंगल में मत घूमना, दूसरे स्टूडेंट्स पर हमला मत करना, और न ही उन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचाना। रूल्स तोड़ने पर रेड पैलेस से एक्सपल्शन भी हो सकता है। सेफ्टी मेजर्स की लंबी लिस्ट के बाद स्टूडेंट्स को बसेस में चढ़ने की इजाजत मिल गई। लेट्स गो, एरिक ने कहा। अवेकनर और उसके दोस्तों के साथ जुड़े कुल 32 स्टूडेंट्स एक ही बस में चढ़े। वहीं बैठकर उन्होंने अपना प्लान फाइनलाइज किया। लिसन केयरफुली। हम ग्रुप्स के बीच करीब 100 मीटर्स की दूरी रखेंगे। इसका मतलब हम आधे किलोमीटर से ज्यादा इलाके में फैले रहेंगे। कुछ भी डेंजरस लगे, तुरंत दूसरों को कांटेक्ट करना। अगर डेंजर में हो, बिना हेजिटेशन बताना। हम तुरंत मदद के लिए पहुंचेंगे। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज सख्त थी। एरिक ने सबके चेहरे देखे। वह श्योर होना चाहता था कि हर कोई सीरियसनेस समझे। टाइड्स के साथ उसका एक्सपीरियंस किसी से कम नहीं था। एक छोटी सी चूक और जान जा सकती थी। कुछ सेकंड्स बाद सबने सिर हिलाया। गुड, एरिक बोला। अब चलो इन बैस्टर्ड्स का शिकार शुरू करें। बस ने न्यू अलेक्जेंड्रिया के ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स के बीच से उड़ान भरी। नीचे सड़कों पर जिंदगी हमेशा की तरह जिंदा थी। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। कहीं जोड़े टहल रहे थे, कहीं 3-4 दोस्तों के ग्रुप्स। खुली खिड़कियों से हंसी की आवाज सड़क तक आ रही थी। वे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के ऊपर से उड़ रहे थे। यहां ज्यादातर सिविलियन बिल्डिंग्स थे। कुछ ही देर में इमारतें खत्म हो गई, और तभी एरिक ने बैरियर देखा। उसके बीचों बीच एक मैसिव फोर्टिफिकेशन, ईस्टर्न एंट्रेंस। पूरा इलाका भारी सिक्योरिटी में था। मेन एंट्रेंस खुद एक विशाल बिल्डिंग था, कुछ एयरपोर्ट, कुछ ट्रेन स्टेशन जैसा। सिटी से बाहर निकलने के लिए हर किसी को यहीं से गुजरना पड़ता था, और उसके चारों ओर एक पतली, लगभग इनविजिबल वॉल पूरे शहर को घेरती हुई। सीधे दिखती नहीं थी, लेकिन कभी-कभी हल्की रिपल्स उसे महसूस करा देती थीं। एम्बर और बेनेडिक्ट जैसे स्टूडेंट्स जो पहले भी बाहर नहीं गए थे, उसका आकार देखकर बस देखते रह गए। डिस्टेंस में दो पहाड़ों के बीच बहती हुई, चारों ओर घनी हरियाली। वह नजारा
किसी फैंटेसी बुक से निकला हुआ लग रहा था। कुछ जगहों पर जायंट फ्लाइंग टाइड्स भी दिखे। बस एक झलक और रोंगटे खड़े हो गए। We're almost there. उसके बोलते ही ब्यूसेस नीचे की ओर उतरने लगी, जिसे वे डोर कहते थे। 5 मिनट्स में वे बस से उतर चुके थे। मास्टर्स ने स्टूडेंट्स को गाइड किया। प्रोसीजर सबको पता था। उन्हें एक सेक्शन में लाया गया जहां मिलिट्री ऑफिसर्स ब्रीफिंग देने वाले थे। टाइड्स की अनगिनत स्पीसीज के बारे में बताया गया। साथ ही चेतावनी दी गई, टाइड पॉपुलेशन अचानक स्पाइक हुई है, बड़े ग्रुप से भिड़ने की कोशिश मत करना। ब्रीफिंग खत्म हुई। फिर उन्हें एक जायंट हॉल में ले जाया गया जहां एक मैसिव डोर था। रेडी? एक सोल्जर ने मास्टर से पूछा। मास्टर ने सिर हिलाया। गुड। सोल्जर मुड़ा और चिल्लाया, ओपन द डोर्स। बटन दबते ही डोर खुला, सायरन बजी, पैसेज क्लियर होने का सिग्नल। परमिशन मिलते ही स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगे। सबसे पहले एम्परर रैंक्ड स्टूडेंट्स, शानदार आउटफिट्स, हाई लेवल वेपन्स। उनके चेहरे पर सुपीरियरिटी साफ झलक रही थी। फिर किंग रैंक स्टूडेंट्स, फिर बाकी रैंक्स, आखिर में पेजेंट रैंक स्टूडेंट्स, डरे हुए चेहरों के साथ। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंगल देखा, हवा को महसूस किया, डर कुछ पलों के लिए गायब हो गया। सिटी के अंदर ऐसा कुछ मुमकिन नहीं था। बर्ड्स की तेज चहचहाहट, फ्लावर्स और प्लांट्स की खुशबू, यहां तक कि आसमान भी अलग लग रहा था। सब कुछ मैग्निफिसेंट। बेस्ट हंटिंग स्पॉट्स ढूंढने होंगे बाकी लोगों से पहले। वह रोड के बाईं ओर मुड़ा और अपनी ग्रुप को सीधे फॉरेस्ट की ओर ले गया। ओके गाइस, ये याद रखना, एरिक ने साफ और सख्त आवाज में कहा, एक दूसरे से 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना। हाँ हाँ, दूसरी टीम की एक लड़की ने आंखें घुमाई। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, हमें तुम्हारे ऑर्डर्स क्यों मानने चाहिए? उसने जोर दिया। एरिक को अंदाजा था कि ऐसा कुछ होगा। कारण भी सीधा था। इन 32 लोगों में वह लोएस्ट रैंक था, लेकिन जवाब देने में उसने कोई झिझक नहीं दिखाई। पहली बात, बड़े ग्रुप में हंट करने का आइडिया मेरा था। दूसरी, टाइड्स के बारे में यहां सबसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास है। और तीसरी, तुम में से किसी ने भी लीडरशिप लेने के लिए मुंह नहीं खोला। उसकी आवाज ठंडी लेकिन काटने वाली थी। तो अभी के लिए चुप रहो और सुनो। लड़की ने जवाब नहीं दिया। वह बस उसे घूरती रही, जैसे चैलेंज कर रही हो। एरिक ने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। खुशी की बात यह थी कि वह उसकी टीम का हिस्सा नहीं थी, तो यह प्रॉब्लम अंत में उसी के सिर नहीं गिरनी थी। अब अगर कोई और इंटरप्शन नहीं है, एरिक बोला, तो कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखो। यहां सबसे कॉमन बीस्ट है लॉमलिन। बग लाइक टाइड्स होते हैं, ज्यादा पावरफुल नहीं, लेकिन नंबर्स में चलते हैं। अगर लक अच्छा हुआ, उसने आगे कहा, तो 4-5 का ग्रुप मिलेगा, लेकिन ज्यादातर ये 100-100 के झुंड में घूमते हैं। अगर इतने बड़े ग्रुप से सामना हो जाए, तो हीरो बनने की कोशिश मत करना, पीछे हट जाना। कम से कम तब तक जब तक तुम्हें इन्हें हंट करना ठीक से ना आ जाए। उसके बाद ऑनेस्टली इतना मुश्किल नहीं होता। बाकी स्टूडेंट्स सिर हिला रहे थे, सोच रहे थे कि एरिक को थाइड्स के बारे में इतना सब कैसे पता है। और एक और बात, लोमलिन्स के आसपास क्रोम्बोस भी मिल सकते हैं। ये बाइपेडल थाइड्स होते हैं, लॉन्ग टेल के सहारे खड़े रहते हैं, लेकिन सबसे डेंजरस चीज इनके क्लॉज हैं। एक स्विंग में तुम्हें चीर सकते हैं, तो उनसे डिस्टेंस बनाए रखना। रेप्टिलियन मॉन्स्टर्स हैं, मैसिव, देखते ही पहचान में आ जाएंगे। इन दैट केस, एरिक ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, या तो भागो या छिप जाओ। तुम्हें ये सब कैसे पता? एक लड़के ने पूछ लिया। एरिक ने एक पल सोचा, फिर एक ऐसा जवाब दिया जिसे कोई वेरीफाई नहीं कर सकता था। फ्री टाइम में टाइड्स पर रिसर्च करता हूं, मुझे फैसिनेटिंग लगते हैं। मिलिट्री स्कूल में तो वैसे भी स्पीसीज और कॉम्बैट सिखाया जाएगा, तो मैंने सोचा अर्ली नॉलेज ले लूं। इस रीजन की ज्यादातर स्पीशीज मुझे पता है। अगर कभी ऐसे मॉन्स्टर्स से सामना हो जिन्हें लेकर डाउट हो, मुझसे पूछना। ओके, लड़का बस इतना ही बोला। बाकी समय एरिक ने स्ट्रेटजी, डूज और डोंट समझाने में लगा दिया। सच यह था कि वह कोई एब्सोल्यूट एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन उसने इतने टाइड्स लड़े थे कि उसे जनरल सेंस आ चुका था। वह जानता था वह अपना ख्याल खुद रख सकता है। ब्रीफिंग खत्म होते ही सभी टीम्स अलग अलग दिशाओं में बिखर गई, प्रे की तलाश में। कंपटीशन का गोल सीधा था, जितने ज्यादा टाइड्स उतने ज्यादा पॉइंट्स। इस समय एरिक की टीम में थे एंडरसन और 3 और लोग। आउटसाइड होने की वजह से एंडरसन अपनी पावर इस्तेमाल कर सकता था और उसने साफ कह दिया था कि वह करेगा। एरिक भी क्यूरियस था, उतना ही जितने बाकी 3 मेंबर्स। एंट्री टेस्ट के दौरान एंडरसन के बारे में काफी सुना गया था।
ईस्ट एंट्रेंस से निकलने से पहले एरिक ने सबको अपनी एबिलिटीज एक्सप्लेन करने को कहा। जूडिथ वैंग, उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर उसे 2 मैना हाउंड समन करने देती थी। वह उन्हें बड़ा, तेज और ताकतवर बना सकती थी, बस मैना सप्लाई बढ़ानी होती थी। स्काउटिंग के लिए परफेक्ट पावर, टीम कॉम्बैट में भी सॉलिड एडिशन। इसके अलावा वह डैगर से फाइट करना जानती थी। एलिना फ्रांसिस, sword conjuring रोल, साफ और सिंपल। रॉबिन फार्ली, आर्म्स इलोंगेट करने की एबिलिटी, डिस्टेंस से अटैक कर सकता था। स्पीयर यूजर और अपने मास्टर के मुताबिक काफी गिफ्टेड। ऑलराइट, एरिक बोला, मैं, एंडरसन और एलिना फ्रंट लाइन पर रहेंगे। बल्क एनिमीज हम संभालेंगे। जूडिथ, तुम अपने मैना हाउंड स्काउटिंग के लिए भेजोगी। यही सबसे एफिशिएंट तरीका है ज्यादा किल्स का। लेकिन फाइट में तुम फ्री रहोगी और क्रिटिकल हिट्स दोगी उन टाइड्स पर जिनसे हमें दिक्कत हो। रॉबिन, तुम डिस्टेंस से फाइट करोगे। फिर उसने जूडिथ और रॉबिन की तरफ देखा। लेकिन ध्यान रखना, हम जिनसे फाइट कर रहे हैं उनके अलावा जो पीछे से क्रीप करे या ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करे, उन्हें तुम्हें संभालना है। फ्रंट लाइन टफेस्ट दिखती है, लेकिन असली जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्लान से मत भटकना, सब ठीक रहेगा। और जूडिथ, जैसे ही कोई थाइड मिले अपने हाउंड्स वापस बुला लेना। मैंने वेस्ट नहीं करनी है। एक पल रुककर एरिक ने गहरी सांस ली। लास्ट बात, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन आज पहली बार हम जान लेंगे। चाहे थाइड्स की ही क्यों ना हो, किल करना ही है। क्या तुम संभाल पाओगे? चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हेजिटेशन साफ थी, लेकिन चॉइस भी क्या थी? कंपटीशन छोड़ना मतलब पॉइंट्स छोड़ना। फ्यूचर में मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद टाइड्स तो मारने ही थे, तो आज करेज जुटाना शायद बेहतर था। एंडरसन ने सबसे पहले बोला, श्योर नहीं हूं, लेकिन टाइड्स को मारना इतना बुरा नहीं हो सकता, राइट? वे ह्यूमंस खाते हैं, कम होंगे तो अच्छा ही होगा। हाँ, एलिना ने धीरे कहा, मैं काम रहने की कोशिश करूंगी। ओके। जूडिथ ने मैनाहाउंड समन किए। दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में निकल पड़े। ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेफ्ट साइड लोमलिंस का एक ग्रुप कम से कम 47, राइट साइड दूसरा ग्रुप 15 के आसपास। जूडिथ ने तुरंत जानकारी दी। एरिक जानता था छोटा ग्रुप हंट करना सबसे सही रहेगा। टीम को किलिंग की आदत पड़ेगी। फिर भी उसने सबकी राय ली। स्मॉलर ग्रुप, बाकी ने भी एग्री किया। डिसीजन क्लियर था। चलते हुए एरिक ने पोजीशंस लेने को कहा। रॉबिन जूडिथ के पीछे, फ्रंटलाइनर्स के और उसके बीच सेंटर एंडरसन ना। ओके, याद रखना, एरिक ने फुसफुसाकर कहा, ये अपनी एक्सटीरियर हार्डन कर सकते हैं। वन मूव किल बेस्ट रहेगा। मैंडिबल से सावधान रहना, काफी पावरफुल होती हैं। वह रुका। 3 तक गिनूंगा, हर कोई एक अलग टाइड पर फोकस करेगा। हवा एक पल को थमसी गई। कुछ भी करने से पहले एरिक ने लोमलिंस के आंकड़े चेक किए। सभी का पावर लेवल 13 था, कमजोर, वैसे ही जैसे आमतौर पर होते हैं। लेकिन एरिक जानता था कि ये मॉन्स्टर्स एक महीने पहले पहले तक कम से कम लेवल 11 के थे, यानी उनकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। कैसे? ये उसे नहीं पता था। पर एक बात साफ थी, न्यू अलेक्जेंड्रिया के आसपास कुछ गड़बड़ हो रही थी। मॉन्स्टर्स अभी भी काफी कमजोर थे, इसलिए एरिक ने हमला शुरू करने का फैसला किया। 3, 2, 1, गो। एरिक, एलिना और एंडरसन सीधे लोमलिंस की तरफ दौड़े। रोबिन और जूडिथ उनके पीछे पीछे थे। टीम के चारों साथी नर्वस थे। ये पहली बार था जब वे टाइड से लड़ रहे थे और पहली बार किसी जीव को मारने जा रहे थे। अगर कोई वार चूक गया तो अंजाम खतरनाक हो सकता था। सबसे ज्यादा डरी हुई एलिना थी। वह फ्रंट लाइन पर थी और एंडरसन की तरह उसके पास कोई ओवरवेलमिंग पावर नहीं थी। एरिक जितनी शांति उसमें भी नहीं थी। एंडरसन अपेक्षाकृत शांत था। घबराहट थी, लेकिन इतनी नहीं कि हाथ कांप जाएं या वार चूक जाए। जूडिथ और रॉबिन भी तनाव में थे, पर फ्रंट लाइन जितना नहीं। उनकी भूमिका बेहद अहम थी, लेकिन उन्हें सीधे टाइड्स का सामना नहीं करना पड़ रहा था। एरिक ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तलवार घुमाई और एक लोमलिन को काट गिराया। उसे अपनी पावर इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसकी ब्लेड पहले से ही काफी तेज थी। एलेना और एंडरसन एक पल के लिए हिचके। बस एक पल, लेकिन वही कीमती था। फिर उन्होंने एरिक को तेजी से थाइड्स को मारते देखा। हिम्मत लौटी। दोनों ने आगे बढ़कर एक एक लोमालिन पर हमला किया। तलवारें चली और कुछ ही क्षणों में 2 और थाइड्स ढेर हो गए। अब सिर्फ 12 बचे थे। 20 दहाड़ते हुए पांचों छात्रों की ओर टूट पड़े। एरिक ने फिर वार किया, एक और गिरा। एंडरसन और एलिना ने भी यही किया। उसी समय रॉबिन और जूडिथ ने हमला किया। जूडिथ
एलेना की तरफ गई। वह देख सकती थी कि एलेना अब भी डर से पूरी तरह बाहर नहीं आई है। डैगर्स चमकी। जूडिथ ने सीधे लोमलिन के सिर में वार किया। एक ही वार मौत। रॉबिन ने अपनी पावर इस्तेमाल की और एंडरसन की ओर बढ़ते लोमलिन को दूर से ही भेद दिया। 5 और थाइड्स मारे गए। अब सिर्फ 7 बचे थे, लेकिन अब वे फ्रंटलाइन के बेहद पास थे। मैंडिबल्स चटक रहे थे, ग्राउल्स गूंज रही थी, और तभी लोमालिन्स ने मैना चैनल करना शुरू किया। उनके शरीर के चारों ओर माना का एक्सोस्केलेटन बनने लगा। अब उन्हें मारना कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया था। एरिक के लिए यह समस्या नहीं थी। वह अपनी वेपन्स की शार्पनेस बदल सकता था और आसानी से डिफेंसेस को भेद रहा था। पर बाकी सबके लिए हालात अलग थे। एंडरसन ने अपनी भारी क्लेमोर और शारीरिक ताकत से एक और बीस्ट को मार गिराया, लेकिन रॉबिन और जूडिथ को दिक्कत होने लगी। एलिना बीच की स्थिति में थी। वह अपनी सोर्ड शार्पन कर सकती थी, लेकिन उसकी पावर इस काम के लिए बनी नहीं थी। मैना की खपत बहुत ज्यादा हो रही थी। अगर ऐसी सिचुएशन बने, एरिक बोला, तो पीछे हटो, धीरे धीरे डैमेज करो। हीरो बनने की जरूरत नहीं। बाकी सबने उसकी बात मानी। उन्हें लग रहा था एरिक सच में थाइड एक्सपर्ट है। एरिक खुद तो वही नहीं कर रहा था जो कह रहा था, लेकिन साथियों को रियल फाइटिंग एक्सपीरियंस देना जरूरी था। वे इंसानों से लड़ने के आदी थे, पर वो फाइट्स कभी लाइफ और डेथ नहीं थी। ये अलग था। यहां गलती की कीमत बहुत बड़ी थी। जूडिथ, एरिक बोला, लोमालिन्स के पीछे जाओ। अनही प्रेशर में रखो। अगर हम लकी रहे तो वे फ्रंट लाइनर्स से ध्यान हटा लेंगे। ओके। एलेना और एंडरसन पीछे हटते हुए वार करने लगे। डर अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। ट्रेनिंग काम करने लगी। शुरुआत में डैमेज करना मुश्किल था, पर कुछ ही मिनटों में वे फिर से थाइड्स को मारने लगे। जूडिथ ने सर्कल बनाते हुए लोमलिन्स को काइट करना शुरू किया। थोड़ा डर था, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया। ये बीस्ट्स उससे बहुत धीमे थे। 5 मिनट बाद सारे थाइड्स मर चुके थे, और तभी एरिक की विजन में एक नोटिफिकेशन चमकी। मल्टीपल हॉस्टल लोमलिन्स किल्ड। मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 35, 70, 100%। मैना सक्सेसफुली अब्सॉर्ब्ड। स्टार्टिंग कन्वर्टिंग प्रोसीजर। 3, 2, 1, 0। Mana successfully converted into experience. 105 experience points awarded to the host. अब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता। मैं लेवल 15 पर हूं, एरिक ने सोचा। फिर उसने कुछ और नोटिस किया। उसे एक्सपीरियंस उन थाइड से भी मिला जिन्हें उसने खुद नहीं मारा था। मतलब सिस्टम पास में मरे हुए क्रीचर्स से भी मैना अब्सॉर्ब कर रहा था। अगर मैं इसे बैटलफील्ड में एक्सप्लॉइट कर पाया, तो मैं बहुत कम समय में absurdly स्ट्रांग बन सकता हूं। एक और नोटिफिकेशन आई। नोटिस: active absorption range is 10 meters. DNA points required to increase range. Warning: if too much mana is absorbed, the system will cease absorption to avoid unwanted mutations inside the host. हाँ, सही है। डीएनए ज्यादा बदला तो मैं खुद मॉन्स्टर बन सकता हूं। लड़ाई ज्यादा थकाने वाली नहीं थी। कोई हाफ नहीं रहा था। जैसा मैंने कहा था, एरिक बोला, इतना मुश्किल नहीं था। हाँ, एंडरसन ने कहा, पर तुम इतने काम कैसे थे? लग ही नहीं रहा था कि यह पहली बार है। एरिक ने झूठ बोलने का फैसला किया। लोगन, कोनल और ओरसन के साथ मेरे साथ क्या हुआ, तुम जानते हो ना? तुम्हें लगता है वो सब मुझे मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाएगा? असल में वो सब किसी को भी तोड़ देता। लेकिन एंडरसन ये नहीं जानता था। उसने सिर हिला दिया। एलिना ने पूछा, तुम हैं थाइड्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस कहां से पता चली? कई सोर्सेस से, एरिक बोला, लेकिन एक बुक जरूर पढ़ना, थाइड साइंस, जूकस फिंच की। एलेना की आंखों में डिटर्मिनेशन आ गई। वह वो किताब जरूर पढ़ेगी। हमें आगे बढ़ना चाहिए, एरिक ने कहा। सबने हामी भरी। अब, एरिक बोला, एक ज्यादा जरूरी सवाल। क्या तुम एक और लोमालिन ग्रुप हैंडल कर सकते हो? इस बार बड़ा ग्रुप। अब उनके चेहरों पर उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। किल करना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें समझ आ गया था। आज नहीं तो कल। मिलिटरीज में उन्हें यह करना ही होगा। थाइड्स ह्यूमैनिटी के नेचुरल एनिमीज थे। मेरे लिए ठीक है, एंडरसन बोला। हाँ, सेम हियर। हाँ, चलो, लेकिन स्ट्रैटेजी बदलेगी। नंबर्स ज्यादा है तो काइटिंग करेंगे, हिट एंड रिट्रीट। जूडिथ, तुमने देखा है उनसे भागना कितना आसान है। क्या कहती हो? फीजिबल लग रहा है, शायद, एलिना ने सिर हिलाया। रोबिन थोड़ा अनिश्चित था। 15 से 50 बड़ा जंप है। फिर उसने एंडरसन की तरफ देखा। वह टीम का हाईएस्ट रैंक स्टूडेंट था। उसकी राय मायने रखती थी। एंडरसन बोला, अब तक एरिक की हर एडवाइस सही रही है। वो पूरे ग्रुप में थाइड्स के बारे में सबसे ज्यादा जानता है।
अगर उसे लगता है हम कर सकते हैं, तो मुझे कोई वजह नहीं दिखती शक करने की। एरिक ने सिर हिलाया। तो तय है, उसने कहा। जूडिथ, हाउंड्स भेजो। पहले कंफर्म करो कि आसपास कोई और थ्रेट नहीं है। बड़े लोमलिन ग्रुप्स अक्सर क्रोम्बोस को अट्रैक्ट करते हैं। अंडरस्टूड। मैं कुछ घंटों बाद जंगल के भीतर गहराई में बेनेडिक्ट और उसकी टीम थाइड्स की तलाश कर रही थी। उनका पहला किल करना आसान नहीं था, लेकिन थोड़ी देर सोचने, डर को दबाने और हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार उन्होंने कुछ थाइड्स को मार गिराया। उसके बाद चीजें थोड़ी आसान हो गई। अब भी ये काम सरल नहीं था, मगर वे कर पा रहे थे। एरिक की टीम के उलट इन छात्रों ने फ्री स्टाइल में लड़ने का फैसला किया। जहां जितने मिले उतने थाइड्स मारो। हालांकि कोई भी बाहर से देख ले तो तुरंत समझ जाए कि ये सब रुकीज हैं। इस समय ग्रुक मीडियम साइज थाइड से लड़ रहा था। उसका शरीर रेप्टिलियन था, सिर फीलाइन जैसा और मुंह छोटे छोटे तेज दांतों से भरा हुआ। पूरा शरीर मोटे पीले भूरे फर से ढका था। इसके पंजे बड़े और नुकीले थे, खुदाई करने और शिकार को फाड़ डालने के लिए बने हुए। इतना ही नहीं, इसके सिर के दोनों तरफ से दो लंबे सींग निकले हुए थे। जरूरत पड़ने पर ये सींग प्रेडेटर्स को पूरी ताकत से भेज सकते थे। आमतौर पर ये क्रीचर्स अकेले रहते थे, लेकिन कभी-कभी 3 से 6 के छोटे ग्रुप्स में भी मिल जाते थे। जैसे ही रेक्स ने तीर छोड़ा, थाइड ने अपना चेहरा बेनेडिक्ट की ओर घुमा लिया। तीर उसकी आंखों की तरफ था, लेकिन आखिरी पल में उसने सिर हिला दिया। मार्था ने थॉर्न्ड वाइन से उसे जकड़ने की कोशिश की, पर बीस्ट कई मीटर पीछे हट गया और एक झटके में उसकी रीच से बाहर कूद गया। उसी समय रेक्स ने दूसरा तीर छोड़ा, सीधे थाइड के अगले पंजे की तरफ। इस बार निशाना बिल्कुल सही लगा, लेकिन खून नहीं निकला। उसी पल बेनेडिक्ट की टीम को उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर का एहसास हुआ। वह सिंपल इल्यूजन्स बना सकता था, अक्सर अपने शिकार को एम्बुश करने के लिए। असल में बीस्ट कहीं और था, पेड़ों के बीच छिपा हुआ। जब तक वह खुद न चाहे, तब तक दिखे ही नहीं। मैंने कहा था, रेक्स बोला, यह चीज टफ है। टीम ने बीस्ट को नजर से खो दिया। सब अलर्ट हो गए, चारों तरफ हलचल पर नजर रखते हुए। जैसा सोचा था, थाइड थोड़ी देर बाद फिर प्रकट हुआ, इस बार पीछे से। रेक्स ने तुरंत तीरों की बौछार कर दी, लेकिन वो सब इल्यूजन्स निकले। बेनेडिक्ट और बीट्रिस, दोनों वेपन कॉन्जरिंग पावर वाले, रेक्स, मार्था और बाकी स्क्वाड के सामने खड़े हो गए। बाकी लोग पास के पेड़ों के पीछे कवर लेने लगे। बीस्ट सीधे बेनेडिक्ट और बीट्रिस पर झपटा, उन्हें जकड़ने की कोशिश में। बेनेडिक्ट ने उसे कुश्ती कर ली अपने साथियों को बचाने के लिए, लेकिन मॉन्स्टर बेहद ताकतवर था। वह बार बार बेनेडिक्ट की गर्दन की ओर काटने की कोशिश कर रहा था, अपने डरावने जबड़ों से। कुछ ही पलों में उसने पंजों से बेनेडिक्ट के हाथ पर वार किया। बेनेडिक्ट चीख उठा और बीस्ट ने दांत और जोर से गड़ा दिए। बेनेडिक्ट किसी तरह उसे काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी टीम ने हमला किया। रेक्स ने मैना एरोज छोड़े बीस्ट के फ्लैंक पर। तीर बीट्रीज के पहुंचने से पहले ही लग गए। तेज दर्द महसूस करते ही थाइड पीछे हटने लगा, लेकिन मार्था ने तुरंत थॉर्न्ड वाइन्स चला दी, उसकी मूवमेंट्स को जकड़ते हुए। इससे बीट्रिस और बाकी दो टीममेट्स को मौका मिला। वे बीस्ट के पास पहुंचे और हथियारों से ताबड़तोड़ वार करने लगे। थाइड दर्द से दहाड़ उठा। छहों छात्र बिना रुके हमला करते रहे, फिर भी वह मरने को तैयार नहीं था। कुछ देर बाद एक पूरी ब्रॉल छिड़ गई। बीस्ट काट रहा था, पंजे मार रहा था, लातें चला रहा था, जो भी पास आता। कई मिनटों की जद्दोजहद के बाद घावों से छलनी थाइड आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। मौत। कुछ पल तक सब एक दूसरे को देखते रहे। उन्होंने जीत हासिल की थी, पर खुशी भी थी। यह सिर्फ एक बीस्ट था। कठिन जरूर था, पर इससे ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिलने वाले थे। रेड पैलेस और मिलिट्री चाहते थे छात्र ज्यादा से ज्यादा थाइड्स मारे। मकसद साफ था, हॉर्ड के शहर तक पहुंचने से पहले मॉन्स्टर्स की संख्या कम करना। सब ठीक हो? बेनेडिक्ट ने पूछा। हाँ। रेक्स ज्यादा एग्जर्ट नहीं किया था, फिर भी थकान साफ थी। मेरे आर्म्स दुख रहे हैं। मैं ठीक हूं, मार्था ने कहा। तुम कैसे हो? काफी क्लोज कॉल था। बस एक स्क्रैच। बीट्रिस ने ठंडी नजर से सबको देखा। चलो बोली, अगर कंपटीशन जीतनी है तो और थाइड्स मारने होंगे। सबने हामी भरी और बीट्रिस के पीछे चल पड़े। अगले कुछ घंटों में उन्होंने सैकड़ों थाइड्स मारे, लेकिन समस्या वही थी, हंटिंग स्किल की कमी। अक्सर बीस्ट्स भाग जाते थे या पास आने से पहले ही एस्केप कर जाते थे। पॉइंट्स जितने मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। मैं अब और नहीं कर सकता। रेक्स करा उठा। वह शारीरिक ताकत में सबसे कमजोर था।
मार्था ने भी सिर हिलाया। मैं भी नहीं। समझ नहीं आता, बेनेडिक्ट बोला। रेड पैलेस ने ये क्वेस्ट क्यों दी? ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा है। पता नहीं, रेक्स ने कहा। स्कोर्स देखो। कुछ टीम्स ने पहले ही सैकड़ों थाइड्स मार दिए हैं। फोन देखते हुए वह अचानक चौंका। डैम, एरिक की टीम फर्स्ट है, 2,500 किल्स। ये हैरान करने वाला था, खासतौर पर तब जब एरिक उनकी टीम में सबसे लोएस्ट रैंक्ड था। ऐसा स्कोर पॉसिबल कैसे है? रेक्स बोला। एंडरसन उसकी टीम में है, बेनेडिक्ट ने कहा, और एरिक को थाइड्स की जबरदस्त नॉलेज है। उसे पता है कहां मिलेंगे, कैसे मारने हैं। सच कहें तो बेनेडिक्ट खुश था कि एरिक इतना अच्छा कर रहा है। वह वैसा ही इंसान था। रेक्स ने लंबी सांस ली। फ्रस्ट्रेटिंग है, हमें उनसे कभी जीत नहीं मिलेगी। चिंता मत कर, बोला। हम भी अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा और ढूंढेंगे, मिल जाएगा। बातें खत्म? बियट्रिस की आवाज सख्त थी। लगता था उसे उनकी चैटर बिल्कुल पसंद नहीं। बोला, अच्छा, बियट्रिस ने कहा। हंट जारी रखते हैं। कोई थाइड दिखे तो तुरंत अलर्ट करना। और याद रखना, अगर हालात बिगड़े तो दूसरी टीम्स को कॉल करना। श्योर थिंग बॉस लेडी, रेक्स ने तंज में चिल्लाया। थोड़ी देर और सर्च करने के बाद उन्हें एक बड़ा नेयर ग्रुप मिला। एरिक ने पहले कभी इन क्रीचर्स से सामना नहीं किया था, क्योंकि ब्रीच लोमलिन टेरिटोरी में हुआ था। लेकिन एरिक जानता था ये यहां मिल सकते हैं, और उसने बाकी ग्रुप्स को पहले ही बता दिया था कौन से क्रीचर्स मिल सकते हैं और उन्हें कैसे मारना है। नेयर इनवर्टिब्रेट थाइड्स थे, एंट लाइक सिर, छोटे एंटेनी, पिंसर जैसी मैंडिबल्स, लंबा शरीर, कई पैरों के साथ। इनके पास पॉइजन लाइक ब्रेन क्रिस्टल पावर थी, जो बड़े थाइड्स को भी मार सकती थी। मोटा चाइटन आर्मर पूरे शरीर पर, लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा। लक है, एक टीममेट बोला। आज आखिरकार किस्मत ने साथ दिया है। उसी समय फ्लोइड, ग्वेन और उनकी टीम बेनेडिक्ट के ग्रुप से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थी। उनकी टीम थोड़ी ज्यादा ताकतवर थी और पॉइंट्स भी बेनेडिक्ट से बेहतर थे। इस वक्त वे एक नदी के पास थे, जो एक पुरानी गुफा के मुहाने तक जाती थी, जहां कई बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। पास ही एक छोटा सा क्लिफ था। ग्वेन को लगा, यह जगह बिल्कुल सही है। इतना ऊंचा कि आसपास का इलाका दिख सके, और इतना भी नहीं कि चढ़ने में परेशानी हो। मैं ऊपर से देख कर आती हूं, ग्वेन ने कहा। वह इस टीम की लीडर थी। तुम लोग यहीं रुको। उसने टीममेट्स की ओर इशारा किया और गॉन्टलेट्स कसकर पकड़ते हुए क्लिफ की तरफ बढ़ गई। पत्थर की खुरदरी दीवारों पर चढ़ते हुए वह ऊपर पहुंची। अब वह पेड़ों की ऊंचाई से कुछ मीटर ऊपर थी। दूर शहर दिखाई दे रहा था। ऊपर से देखने पर न्यू अलेक्जेंड्रिया काफी छोटा लगता था। तभी ग्वेन को एहसास हुआ, कितनी फ्रैजाइल है इंसानी जिंदगी। भले ही स्काईस्क्रेपर्स और जायंट डोम्स कितने ही विशाल क्यों न हो। अचानक एक गूंजती हुई थंडर जैसी चीख ने उसका ध्यान खींच लिया। ग्वेन चौकनी हो गई। नीचे मौजूद उसकी टीम भी अलर्ट हो गई। हालांकि वे देख नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन ग्वेन देख सकती थी। पेड़ों की कैनपी के ऊपर एक विशाल शैडो उभरा। वह किसी शिकारी पक्षी की तरह शानदार अंदाज में उड़ रहा था, और अचानक नीचे झपटा, एक बेकबर थाइड पर। उड़ते समय उस क्रीचर से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन जब उसने चीख मारी तो वह कान फाड़ देने वाली थी। ग्वेन ने इससे पहले कभी थाइड्स नहीं देखे थे। उड़ने वाले थाइड्स के बारे में उसने सिर्फ सुना था। वे सबसे खतरनाक होते हैं, और उनके कई वेरिएंट्स होते हैं। सबसे जानलेवा फ्लाइंग वाइवर्न्स होते हैं। किस्मत से इस कॉन्टिनेंट पर वे बहुत रेयर हैं। लेकिन बर्ड लाइक थाइड्स ऐसा नहीं। ये क्रीचर्स इस धरती के एपेक्स प्रेडेटर्स थे, आसमान के राजा। पंखों की तेज फड़फड़ाहट ने ग्वेन को फिर से रियलिटी में खींच लिया। वह ध्यान से थाइड को देखने लगी। वह एक मेजेस्टिक पक्षी था। उसके बीस्टली फेदर्स पीले हरे रंग के थे। सिर पर एक ऊंचा क्रेस्ट था, कुछ कुछ कॉकेटिल जैसा, लेकिन वहीं तक समानता थी। वह कॉन्डोर से कम 3 गुना बड़ा था, और उसकी आंखें लाल, ब्लडशॉट। उसकी विशाल चोंच के किनारों से नुकीले दांतों की कतारें निकली हुई थीं। सिर्फ उसके आकार को देखकर ही ग्वेन समझ गई कि वह उसे आसानी से पकड़ सकता है और बिना किसी मेहनत के आसमान में उठा ले जा सकता है। बर्ड लाइक थाइड अपने शिकार की तलाश में आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद उसे एक क्रीचर मिला जो हेजहॉग जैसा दिखता था, लेकिन आकार में काफी बड़ा। उसका चेहरा बिल्ली जैसा था। पीठ पर हरे स्पाइक्स, जिनके किनारे काले रंग के थे। ये स्पाइक्स साफ तौर पर हेजहॉग जैसे थे, हालांकि उसके पैर कुछ लंबे थे। उसका शरीर भारी था, इसलिए वह तेज नहीं दौड़ सकता था। लेकिन उसकी पीठ के स्पाइक्स बेहद खतरनाक थे।
ग्वेन तुरंत समझ गई, ये वही बुश हेजहॉग था जिसके बारे में एरिक ने बताया था। बर्ड लाइक थाइड ने पलक झपकते ही टॉर्पीडो की रफ्तार से डाइव मारी। लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, बुश हेजहॉग का फर और भी ज्यादा कांटेदार हो गया। स्पाइक्स ने क्रीत को चोंच से वार करने नहीं दिया, लेकिन उसके पास बेहद तेज टैलेंट्स थे। उसने चपटकर बुश हेजहॉग के शरीर पर एक गहरा घाव बना दिया। खुद को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वह मामूली था। कई असफल कोशिशों के बाद आखिरकार बर्ड लाइक थाइड ने उस क्रीचर को मार डाला। वह कार्कस को उठाकर पास के पेड़ पर ले गया। वहां धीरे धीरे स्पाइक्स हटाने लगा। स्पाइक्स हटते ही उसे एक शानदार मील मिल गया। वह लालच से अपने शिकार को खाने लगा। ग्वेन जानती थी ये बीस्ट बेहद खतरनाक है, फिर भी वह उसकी सुंदरता और ग्रेस से मेस्मराइज थी। आधा शिकार खाने के बाद बर्ड लाइक थाइड शांत हो गया। वह डाल पर बैठ गया, खाना पचाने के लिए। फिर उसने चोंच खोली, उसका पेट फैल गया, मानो वह एक और बड़ा टुकड़ा समा सके। ग्वेन को अजीब लगा, इतना नजदीक, शहर के पास एक फ्लाइंग थाइड। आमतौर पर मिलिट्री उन्हें तुरंत गिरा देती थी, ये इतना पास क्यों है? उसने मन ही मन सोचा। तभी उसने देखा, कुछ सोल्जर्स मैना वेपन्स के साथ पेड़ों पर चुपचाप कूदते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनमें से एक ने ग्वेन को देखा और इशारा किया, दूर रहने का। यह बीस्ट बेहद खतरनाक था। अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो उसकी मौत तय थी। ग्वेन ने तुरंत आशा मानी। वह जानती थी, सिर्फ एक पॉइंट के लिए इस थाइड पर हमला करना खुदकुशी होगा। वह नीचे उतरी और टीममेट्स को इशारा किया, ज्यादा आवाज न करें। क्या हुआ? फ्लॉयड ने पूछा। ग्वेन का चेहरा देख वह डर गया था। सब ठीक है? एक और टीममेट ने पूछा। ग्वेन ने दोनों को धीरे बोलने का इशारा किया। फुसफुसाकर बोली, पास में एक फ्लाइंग थाइड है। मिलिट्री उसे हैंडल कर रही है। हमें सतर्क रहना होगा। फ्लाइंग थाइड? फ्लॉयड बोला। कौन सी स्पीशीज थी? नहीं पता। ग्वेन ने पूरा विवरण बताया, हर छोटा बड़ा डिटेल। सुनते ही सबको एहसास हो गया वह कितना खतरनाक था। उसके टैलेंट्स की एक खरोंच इंसान को मार सकती थी। फिर ग्वेन ने बुश हेजहॉग की मौत के बारे में बताया। तो क्या हमें मारने लायक थाइड्स मिले? एक टीममेट ने पूछा। माफ करना, ग्वेन ने सिर हिलाया, लेकिन पास में एक क्लियरिंग है। हम वहां कोशिश कर सकते हैं। उसी समय बर्ड लाइक थाइड की मरती हुई चीख गूंजी। शायद सोल्जर्स ने उसे मार दिया था। उन्होंने तय किया यहां से निकल जाना बेहतर है। वे जंगल में आगे बढ़े, चुपचाप, लो प्रोफाइल रखते हुए। अब उन्हें पता था, फ्लाइंग थाइड्स आसपास हो सकते हैं। 10 मिनट बाद ग्वेन ने आगे एक क्लियरिंग की ओर इशारा किया। थोड़ी चर्चा के बाद सबने तय किया कि क्लियरिंग में जाने से पहले थोड़ा और अंदर बढ़ेंगे। कुछ देर चलने के बाद वे क्लियरिंग के पास पहुंचे। दूर से ही उन्होंने देखा, लोमलिन्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप। ये साफ तौर पर होस्टाइल थे, लेकिन एरिक की बात याद थी, इन्हें मारना आसान है। क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? ग्वेन ने पूछा। पता नहीं, एक टीममेट बोला। हमने साथ में ट्रेनिंग नहीं की और तुम्हारी एबिलिटीज भी नहीं जानता। हाँ, मैं भी, दूसरे ने कहा। मैं समझती हूं, ग्वेन बोली, लेकिन ये मौका नहीं छोड़ सकते। ग्रुप बड़ा है, इनफ पॉइंट्स मिल सकते हैं रैंक के अपर हिस्से में जाने के लिए। वे कुछ पल सोचते रहे। फिर सबने सिर हिला दिया। उन्होंने क्रीचर्स को मारने का फैसला कर लिया। पांचों मेंबर्स धीरे धीरे क्लियरिंग की ओर बढ़े। पहला विचार था हाइडिंग स्पॉट्स का फायदा उठाने का, लेकिन भीड़ का साइज देखकर उन्होंने विचार बदल लिया। इतने ज्यादा थे, छिपने का कोई फायदा नहीं था।